मोहतरम डॉक्टर कबीर अतर साहब की सदारत है, वो हमारे साथ शामिल रहेंगे। बात तकनीकी वजूहात की बिना पे इस वक्त कुछ प्रॉब्लम पैदा हो रही है। तो सबसे पहले जॉइंट सेक्रेटरी बाबर असद गुज़श्ता इजलास की कार्रवाई पेश करें। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं शुरू करूं सर फिर इजलास की कार्रवाई? जी 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 आप पढ़ें। शुक्रिया। वापस और लायलपुर का इजलास नंबर 16 सेशन 2020 जुम्मा 24 अप्रैल रात 9 बजे प्रेस क्लब लायलपुर की बजाय कोरोना वायरस की वबा और हुकूमती अहकामात के पेश नजर जूम क्राउड पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। सदारत लाहौर से जवाद जाफी ने की। एजेंडे के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम शायर हुसैन शहजाद ने अपनी गजल तनकीद के लिए पेश की। चंद अशआर मुलाहिजा हूँ। इस्तारे खुदा के चलते हैं, जिक्र किस दिल लुबा के चलते हैं, वे लिबासी तो खैर नेमत है, ये दामन बचा के चलते हैं। चरियोट से ऑनलाइन तनकीद का आगाज करते हुए बासत आज़र ने कहा, बहुत अच्छी गजल है जिसमें थोड़ी सी कंसेप्चुअल डेप्थ का ख्याल रखा जाए तो मजीद खूबसूरत बन सके। कायशब ने कहा, इसमें कोई अच्छा शेर निकालना पड़े तो मैं शेर निकालूंगा, तुम एक वहशत नहीं संभाल सके। लिबास वाला शेर मुझ पर बावजूद कोशिश कर नहीं भूल सका। ज़ाती राय में जवाद जाफरी ने कहा कि मैं हमेशा अच्छे शेर से मुलाकात को मुतमन्नी रहता हूँ। कभी कभार पूरी किताब पढ़कर भी एक अच्छा शेर नहीं मिलता तो कभी एक गजल के अच्छे अशआर मिल जाते हैं। हुसैन शहजाद की गजल को मैं एक दरमियाने दर्जे की कह सकता हूँ कि ना तो बहुत आला है कि और ना ही ऐसी कि इसे अक्सर नजरअंदाज किया जा सके। इसके बाद मसूद रहमान ने अपनी नज्म जो है वो तनकीद के लिए पेश की। तो नज्म का उन्वान है उलझन। चंद इसकी लाइन्स हैं वो मैं पेश करता हूँ। ताल्लुक है यहाँ लफ्जों का एक बेसौत दुनिया से, जहाँ आवाज उठे तो फिर खामोशी हर सू। किसी का एक तरफ टूटा हुआ दिल बेसरोसामा, किसी को फिक्र की दीवानगी ऐसा नशा है कि जिसको होश में लाना बजाते खुद हमाकत है। कि एक नज्म है, इस पर तनकीद का आगाज करते हुए नईम रजा भट्टी ने कहा, इस नज्म को पढ़ते हुए जो बात जहन में आती है वह यूं के जैसे एवजिस जो इस नज्म में बढ़ते गए हैं, ऐसा लगता है कि इस नज्म का प्लाट पहले से बनाकर सोच के बना लिया गया हो और फिर इस पर नज्म जो है वो कहने की कोशिश की गई है। मानी अफीनी के लिहाज से ये नज्म मुझे कुछ ज्यादा मुतासर नहीं कर सकी। शाहिद ख्यालवी ने कहा कि सऊदी अरब से बात करते हुए कहा कि नज़म का इब्तदाई और ख़ितामी आपस में मुताबिकत नहीं रखते। शाहिद अशरफ ने कहा कि नज़म का मौजू काफी पुराना हो चुका है, इस पर काफी नज़में कई शुरा ने कही हुई है। ये नज़म और इस नज़म में कुछ नया नहीं दिखा सकी, ये काफी बिखरी सी है। बासत आज़र ने कहा कि अंग्रेजी के अल्फाज का इस्तेमाल के हवाले से कई बड़े राइटर्स का कहना है कि बड़े राइटर का कहना है कि जिसने अंग्रेजी में लिखना तर्क कर दिया था, इसका कहना है कि लफ्ज़ अपना सकाफती और तारीखी पस मंजर साथ लेकर आता है। सो मेरी राय में अपनी जुबान में अल्फाज मौजूद होते हुए वो किसी दूसरी जुबान के अल्फाज बतना गैर मुनासिब है। हुसैन शहजाद ने कहा कि नज़म हमेशा से ताकतवर मीडियम रहा है, इसमें मकसदियत अनका है। नज़म का बुनियादी बस हैरत का अंसर या कोई पैगाम जो इसमें मौजूद होना चाहिए था वो इसमें नहीं है। मेरी राय में ये कमजोर नज़म है। अरशद अजीज ने कहा कि नज़म में जो भी कुछ बयान किया गया है अगरचे वो दुरुस्त है मगर इसका बयानिया शायराना नहीं है। शहजाद ने यह कहा कि हमारे यहाँ जदीद नज़म का जो भी मयारात है वो 40 से 50 साल पुराने हैं। जब भी कोई नई तख्लीक सामने आती है तो इस पर हम इसी को परखते हैं। ये एक साइबर रियलिज्म की नज़म है, इब्तदाइया कमजोर है, शायरी आखिर में जाकर कहीं बनती दिखाई देती है। रियाज कादी ने कहा कि इस नज़म को बेहतर अंदाज में तरतीब दिया जाना चाहिए था। खुर्रम अलीम ने कहा कि इस नज़म में पोएटिक सेंसिबिलिटी मौजूद है, इसमें मौजू मौजूद है, इसमें कुछ लाइन्स दोबारा लिखी जानी चाहिए। सदाती राय में जवाद जाफी ने कहा कि इस नज़म को रीराइट होना चाहिए, इसके बावजूद सब कुछ मौजूद होने के किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है तो यकीनन तख्लीकी रसूल की कमी है। इसके बाद जवाद जाफरी ने अपनी गजल के कुछ महसूस किया। अक्सर ये है कि रोशनी का कोई सिलसिला बनाते हुए मैं लड़ रहा हूँ हवा से दिया बनाते हुए। और इसके बाद फिर जनाब सेक्रेटरी साहब ने इजलास की कार्रवाई को इख्तिताम का ऐलान किया। सामिन मोहतरम, आपने कार्रवाई सुनी। किसी साहब को इस पे कोई एतराज है तो वो बता दीजिए। दखल कार्रवाई की तौसीक की जाती है।
डॉक्टर कबीर अतर साहब हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं और क्या आवाज मेरी पहुंच रही है उन तक? डॉक्टर कबीर अतर साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच चुकी है? उन तक हमारी आवाज जा रही है लेकिन वो उनकी आवाज हमें नहीं आ रही, वो हमें सुन रहे हैं। मैं उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है, कोई मसला मेरे ख्याल पैदा हो। चले अरशद साहब इस दौरान आप कोशिश करें टेलीफोन पे राब्ता करें उनसे और तब वो हमें ज्वाइन टेलीफोन से। बाबर अली असद साहब अपनी नज़्म तनकीद के लिए पेश करेंगे। इनका म्यूट खत्म करें जी। अरशद साहब सब कर दिया, खत्म कर दिया गया था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। नज़्म का उन्वान है जी, मैं नज़्म तनकीद के लिए पेश करता हूँ जी। नज़्म का उन्वान है भूखा रज़्ज़ाक। पाते हुए सिंदस्तीदा मुशाक सूखे लबों ने नए लफ्ज़ दुआ में शामिल किए और दुआओं में आंखों के नम को ज्यादा किया। छोटे हाथों ने रोटी के सूखे हुए हर्फ पानी में डाले तो माँ ने सिसकते हुए बेबसी का निवाला लिया। बाप ने पेट पर पहले बांधे हुए सब्ज पत्थर की ढीली हुई खुश्क रस्सी कसी। भूखे बच्चों की आंखों ने टूटे किवाड़ों को धक्का दिया और वबार उनकर अपने कांधे पे अपनी करामत रखे। उनका रज़्ज़ाक बाजार की खाली सड़कों पे अपनी खुदाई लिए आगे। सामीन आपने नज़्म सुन ली है और इससे पहले आप तक पहुंच भी चुकी है। डॉक्टर कबीर अतर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी डॉक्टर साहब किसी वजह से आप तक नहीं पहुंच रही है। शायद आप हैंड फ्री, हाँ हैंड फ्री उतार के देखिए फिर बात करें, शायद फिर बेहतर हो। नहीं हैंड फ्री लगा। मेरा ये ख्याल है कि जो इब्तिदा में ऑडियो ओपन करना होता है, मेरा ये ख्याल है कि वो नहीं कर रहे। हाँ शायद बताया तो है उन्हें, वैसे ओपन करते हैं। और सब आप हैंड फ्री तो नहीं यूज कर रहे इस वक्त? नहीं मेरा ख्याल नहीं हैंड फ्री नहीं यूज कर रहे। अच्छा, वो जो पहला ऑप्शन है उस पर वो अमल नहीं कर रहे। अरशद साहब इस पर दोस्त सुन चुके हैं और उनको गुफ्तगू की दावत है। ठीक है, शायद मैं शुरू करता हूँ गुफ्तगू, इजाजत है? जी जी जी। ये बाबर की नज़्म मैं पहले भी सुन चुका हूँ, पहले मुतासिर था। खैर अब तनकीद करनी है तो लिहाजा इसको गौर से देख रहा हूँ, ज्यादा गौर से देख रहा हूँ। तो पहले तो मैं इस नज़्म के जो एक नजरियाती स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात करूंगा। इस नज़्म के नजरियाती स्ट्रक्चर में एक ट्रायंगल बनती है जिसमें एक जगह इंसान खड़ा है आवाज नहीं आ रही, बंद हो गई है। और जो दूर है दूसरे सिरे आवाज आ रही है? हाँ भाई आप दोबारा से बात शुरू करें, शुरू से बात करें। शुरू कर जी जी। तो मैं इस नज़्म का अगर नजरियाती साथ के हवाले से देखूं तो ट्रायंगल जो एक आदमी जो जिसे मैं आवाज कुछ मुतासर हो रही है पर सरमाया। मैं दरवाजा खोलता हूँ, आवाज का मसला बन रहा है शायद। मैं अपनी बात को और जारी रखता हूँ, शायद अब सिग्नल ठीक आ जाए क्लोज होने की वजह। जी शोर की वजह से दरवाजा बंद किया हुआ था। जी मैं कह रहा हूँ कि नज़्म ना, अब आप
ٹھیک ہے بس جی 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 اب آ رہی ہے. تو جی تو اگر ہم دیکھیں اس کے دو ایکس ایکسس یعنی کہ ایک زمین کے ساتھ ذیلی سطح بنتی ہے, اس کا قائمہ زاویہ اور ایک نکڑ پہ انسان کھڑا ہے, اور اوپر والی جو سطح ہے جسے ہم وائی ایکسس کہتے ہیں, وہاں پر ایک الوہی نظام ہے, آدمی کا رب دونوں کے ساتھ ہے. سو اگر ہم اس کے ساتھ دیکھیں تو دونوں اینگلز میں لینتھ زیادہ آ رہی ہے, اس کا روپیہ ان کے دونوں سندھ سیدھا و مشا سوکھے لب. اگر ہم یہاں سے ہٹائیں تو ایک ہونے کے ساتھ آدمی جو ہے وہ اپنے تک ہے اس سے زیادہ ملی ہوئی ہے. خیر بولا بھی بہت زیادہ ہوگا اور بولنے میں سے استعمال ہوگا اوپر یا اپنی, مگر وہ پوائنٹ میں شامل کرنا پڑا نظام کے ساتھ اور زیادہ گڑ گڑانا ہے, مگر انجام پھر بھی مایوس. اس کے درمیان ایک لائن ہونی چاہیے چونکہ کیفیت میں احساس باسط آذر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. میرا خیال ہے اس دور میں جب تک آپ کے باسط آذر صاحب جی آپ کی آواز کچھ ٹھیک نہیں آ رہی, جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میں کسی اور دوست کو دعوت دیتا ہوں. ہمارے ساتھ مقصود فا صاحب مجھے دکھائی دے رہے ہیں, نظم کے شاعر ہیں بہت عمدہ. مقصود فا صاحب نظم آپ تک پہنچ چکی ہے اور کچھ ادھوری اور نامکمل گفتگو بھی باسط کی ہم تک پہنچی ہے. دو نظاموں کا ذکر کیا ہے, ایک زمینی ایک الوہی. آپ کس سطح پہ اس نظم کو دیکھتے ہیں اور موجودہ کرائسس میں اس نظم کی کیا اہمیت بنتی ہے؟ آپ اپنا میوٹ ختم کریں. مقصود فا صاحب آپ میوٹ ختم کریں اپنا. ارشد صاحب میوٹ ختم کریں مقصود فا صاحب کا. سارے ان میوٹ ہے میری طرف سے. اچھا جی ٹھیک ہے, انہوں نے جی ٹھیک. ہاں اب جی مقصود فا صاحب نہیں آ رہی بات. مقصود صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. مقصود فا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم تک. ہینڈ فری اتار دیں, ہینڈ فری اتار دیں. جی آواز آ رہی ہے اب؟ آپ جی اب آ رہی ہے. دوست میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی آواز آ رہی ہے سر. ہلو جی میں نے باسط صاحب کی سنی ہے, وہ تو بڑی ٹیکنیکل گفتگو کر رہے تھے. اس پہ مجھے اگر آواز آ بھی رہی ہوتی تو شاید سمجھ نہیں آتی, مجھے سمجھ نہیں آتی. تو بات یہ ہے میری جان کہ یہ جو نظم بابر نے لکھی ہے میرے لیے حیران کن نظم ہے. یعنی میں سمجھتا کہ بابر بھی اس طرح سے نظم کو نہیں سوچتا. ایک دو نظمیں اس کی مجھے پہلے بھی توجہ جو ہے وہ کھینچ لی, لیکن یہ نظم جو اس نے لکھی ہے یہ بہت انوالو ہو, بہت ہی شاندار نظم. اور اس نے جو سیکھا ہے, جو اس نے اس عرصے میں پڑھا ہے, وہ ساری ٹیکنیکل چیزیں بھی اس میں انوالو ہیں, مصرع سازی بھی انوالو ہے. اور جس بات کا میں قائل ہوں سب سے زیادہ کہ اس میں زندگی وہ نظر آئے جو ہم گزار رہے ہیں. ابھی شاید اشرف صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے موجودہ حالات سے جو تعلق بنتا ہے, اچھا وہ براہ راست نہیں ہے, وہ اس طرح سے نہیں ہے. یہ اس بابر نے اس ساری جو چیزوں کو
अपने अंदर उतारा है और वो लाशऊर का हिस्सा बनी है। और उसके बाद जिस तरह से जो है वो अपने शायरी में अगर बात करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए ये जरूरी चीज है कि आप उसको पहले अपने जात का हिस्सा बना, और जब तक वो जात का हिस्सा नहीं बनेगी उस वक्त तक आप शायरी कर नहीं सकते, वो नज्म हो या गजल। तो इस हवाले से मुझे महसूस हो शायद कोई मसला हुआ था। जी। तो बाबर ने जो ये नज्म लिखी है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही हसास किस्म की नज्म। अच्छा, ये जो मौजूदा शायरी वो होती है जो आपके मौजूदा हालात को तो पोर्ट्रे करे, जाहिर है, लेकिन इसके अलावा भी उसके मीनिंग बन रहे हैं इस नज्म। जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारी मुआशी नाहमवारी है, जो हमारे दर्द हैं, वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं बहुत भरपूर तरीके से। तो मैं तो ये नज्म सुनकर एक चीज मेरे जो दिल में बैठी है, जो मुझे यकीन आ रहा है कि बाबर को अपनी नज्म पे तवज्जो करनी चाहिए, आइंदा अपनी नज्म पे तवज्जो करनी चाहिए। उसके पास बहुत कुछ है कहने के, और इंशाल्लाह जो आइंदा दिन आएंगे, मैं समझता हूँ कि बाबर फैसलाबाद में नज्म का एक और नया नाम जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज्म है, बेइंतहा खूबसूरत नज्म है। बहुत शुक्रिया। नहीं सर, मुझे दिखाई दे रहे हैं मकसूफा साहब की गुफ्तगू भी उन्होंने सुनी है, नज्म भी पढ़ ली है, उसकी परतें खोलने की कोशिश की है मकसूफा साहब ने। कैसी नज्म है और क्या देखते हैं आप? शुक्रिया जनाब। मैं वाकईतन इस नज्म की जो हुस्नकारी है, खास तौर पे जो बयान का हुस्न है और बयान का जो नयापन है, वो फिलवाकई मुतासिरकुन है। मेरे ख्याल में इस नज्म की अहमियत इसके कंटेंट में नहीं है। कंटेंट कोई खास नया नहीं है। एक गुर्बत का मंजर है, एक फैमिली है जिसका हेड ऑफ द फैमिली, जिस पर कमाने की जिम्मेदारी है, जिसे इन्होंने रज़ाक का नाम दिया है, वो वबा के दिनों में भी अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए रोटी कमाने के लिए बाहर निकल जाता है। खुद वो भूखा है और घर में भी जाहिर है भूख है। तो एक तो आज 1 मई है, उसके हवाले से भी इसकी मानवीयत बनती है कि ये नज्म एक तरक्की पसंदाना और जो गरीब परस्ताना या गरीब परवर जो एक नुक्ता नजर है मजदूरों के हक में और उनकी हिमायत में और उनकी जो तल्ख जिंदगी है उसके बारे में, वो ये कंटेंट है इसका। बात तो यही है। लेकिन मुझे लगता है कि नज्म की जो असल अहमियत है वो है हुस्न बयां में, कि जिस अंदाज में उन्होंने मुख्तलिफ मिसरे तराशे हैं और उन मिसरों में तख्लीकियत का मुजाहरा किया है। लगभग हर मिसरा जो है वो किसी न किसी हवाले से तख्लीकियत अपने अंदर समोए हुआ है, हुस्नकारी समोए हुआ है। उससे फायदा ये होता है कि पढ़ने वाले के दिल को छूती है नज्म और उसकी जो शिद्दत है उसमें इजाफा होता है, और ये काम बड़ी कामयाबी से इस नज्म ने किया है। 1-2 लफ्ज ऐसे लगे हैं मुझे जनाब सदर की गैर मौजूदगी में, 1-2 लफ्ज मुझे इसकी जैसे सब्ज की मानवियत नहीं मैं समझ सकता कि जो पत्थर पेट पे बांधा हुआ था वो सब्ज पत्थर है, तो अल्लाह जाने सब्ज से क्या मुराद है। इसी तरीके से पहले का शायद एक लफ्ज है जो दूसरी तीसरी लाइन में आता है, वो भी ऐसे लग रहा है जैसे वजन पूरा करने के लिए है। यानी 1-2 लफ्ज ऐसे हैं जो जरा गैर मोहतात तरीके से या पूरी मानवीयत नहीं दे रहे, वजन पूरा करने के का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद ये पूरी नज्म जो है बड़ी मुख्तसर सी, बड़ी इंटेंस और कॉम्पैक्ट नज्म है। जो भी इसका मवाद है, जो भी कंटेंट है, जिसमें कोई खास बहुत दफा की कही हुई बात है, लेकिन जो इन्होंने मंजर निगारी किया और एक ड्रामाइयत तश्कील दी है इसमें,
ایک گھر ہے اور اس گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، پھر وہ نظروں سے وہ دروازے کو کھولا اور پھر وہ وبا کو رونتے ہوئے جو رزاق ہے وہ خود بھی بھوکا ہے، وہ باہر گلی میں آ گیا۔ اس میں ایک جو لفظ رزاق پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں شاید یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رازق اور رزاق میں کیا فرق ہے۔ بہت اچھی بات۔ ہاں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عربی میں اسے کہتے ہیں صیغہ مبالغہ، یعنی جس طرح لفظ ہے ساجد، سجدہ کرنے والا، اب اس کا صیغہ مبالغہ ہے سجاد، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، ہر وقت سجدہ کرنے والا، ہر مقام پہ سجدہ کرنے والا، یا بہت خشوع و خضوع سے سجدہ کرنے والا، کئی اس کے معنی میں۔ ایسے اگر ہم کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ضاحک، ہنسنے والا، تو اس کا جو صیغہ مبالغہ ہے وہ ہے ضحاک۔ لگ بھگ ہر کے جو اس میں فاعل ہے اس کا ایک صیغہ مبالغہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، تو کیونکہ یہاں اس نظم میں اس رزاق کا ذکر نہیں ہے جو وراء الورا ہے یا جو آسمانوں پر ہے، یا کہ رزاق کا لفظ ہماری مذہبی جو روایت ہے اس میں جس ہستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہاں ظاہر ہے رزاق وہ معنی نہیں ہے، یہاں تو جو بچوں کو روٹی کھلا رہا ہے وہ معنی ہے۔ تو میرے خیال میں جو لسانی شعور کا مظاہرہ، اگر بہت احتیاط کا مظاہرہ کیا جاتا تو شاید یہاں رازق آنا چاہیے، کہ چلیے جس طرح آتا ہے نا واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے، مطلب یہ کہ رزق اور بھی دیتے ہیں جو ظاہری طور پر، یا جو فوق، ایک ہوتا ہے اسباب کے تحت دینا اور ایک ہے ما فوق الاسباب دینا، تو جو اسباب کے تحت رزق دینے والے ہیں اس میں باپ بھی شامل ہے، اس میں آجر جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو میرے خیال میں اس باریکی کے ساتھ یہاں پہ رازق کا لفظ زیادہ بہتر ہے بنسبت رزاق کے، خاص طور پہ عنوان میں بھی یہ لفظ موجود ہے۔ تو باقی اس نظم کا جو اسلوب ہے ان ایک دو لفظوں کو چھوڑ کر جو تھوڑے سے اپنی جگہ پہ فٹ نہیں ہے معنی اعتبار سے، اسلوب بہت شاندار ہے، بہت تخلیقی ہے۔ اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا پوری دیانتداری سے کہ نظم کے اندر بعض لائنوں میں تھوڑا سا ڈاکٹر وحید احمد کا ٹچ آیا ہے، کیونکہ ان کی نظم اتنی انفرادیت والی ہے، اور ان کا مثال کے طور پہ جو ان کی نظم ہے کسان کی شادی اور دہقان کی بیٹی کی شادی، جس میں وہ چکی کا پارٹ گھوما، تو یہ نہیں ہے، یعنی کانٹینٹ کی مماثلت نہیں ہے، سٹائل کی مماثلت ہے۔ تو یہ شاید ظاہر ہے وہ اتنے بڑے نظم نگار ہیں تو ان کا تھوڑا بہت اثر آ جانا کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، اور اگر اثر آ بھی جائے تو ایک طرح سے انسلاک ہوتا ہے ایک نظم کی روایت کے ساتھ، وہ بھی اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ اور اس نظم میں بھی ایک طرح سے نا وہ ذائقہ موجود ہے جو ہمیں ڈاکٹر وحید کی نظم میں ملتا ہے، اور اس نظم کا اختصار اس کی ایک خوبی ہے، تخلیقیت دوسری خوبی ہے، شدت احساس تیسری خوبی ہے، پھر جس طریقے سے ڈرامائی انداز میں نظم کو بڑھایا یہ چوتھی خوبی ہے، پھر اپنے کانٹینٹ کو یہ پرتاثیر انداز میں اس طریقے سے ہم تک پہنچاتے ہیں کہ ہمارا دل جکڑتی ہے، یہ پانچویں خوبی ہے۔ جس نظم میں اتنی خوبیاں ہوں اس نظم کی ضرور تحسین ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھی گفتگو کی جناب شہزاد نعیم صاحب نے۔ ڈاکٹر کبیر اطہر صاحب کو میری آواز سن رہی ہے تو وہ مہربانی کر کے بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ یہ غائبانہ صدارت اسی طرح جاری رکھی جائے گی شاید۔ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ان کی آواز نہیں پہنچ رہی۔ جی صاحب صدر، مجھے اجازت ہے آپ کی؟ جی جناب، جی بالکل۔ صاحب صدر، پہلے تو ہم نے زیادہ تر ان کا غزلیہ کلام سنا ہے بابر علی اسد کا، تو نظمیہ کلام سننے کا فیس بک پہ بھی موقع ملتا رہتا ہے، اور یہاں بھی آج موقع کی مناسبت سے جو نا
इन्होंने भूखा रज़ाक के हवाले से जो है ना नज़म तराशी है। तो आज का मौजू है, करंट मौजू है कि एक तरफ तो हम लॉकडाउन में हैं और दूसरी तरफ से जो रिस्क कमाने वाले हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, ये उनका नोहा है और ये उनका अलमिया है। तो जहाँ तक इसके स्ट्रक्चर के बाद बात की जाए, नज़म के स्ट्रक्चर पे, तो मेरे ख्याल में ये एक आज़ाद नज़म है, लेकिन आज़ाद नज़म के अंदर जो है ना उन्होंने जो ना लफ्ज़ों की एक मखसूस तरतीब दी है, मखसूस लाइनें क्राफ्ट की हैं। उस हवाले से देखा जाए तो इन्होंने लफ्ज़ों के ज़रिए एक सौत पैदा करने की कोशिश की है। मसलन हम अगर इस नज़म की किरात करें इस तरीके से कि सिंध रसीदा ओ मशा को सूखे लबों ने नए लफ्ज़ गिरिया में शामिल किए और दुआओं में आँखों के नम को ज़्यादा किया, छोटे हाथों ने रोटी के सूखे हुए हर्फ पानी में डाले। तो एक किस्म का यानी कि नज़म पढ़ते हुए जो है ना एहसास होता है कि इसमें एक रिदम पैदा करने की कोशिश की है, यानी उन्होंने जो भी बहर इस्तेमाल की है उस बहर को इस्तेमाल करने में बाबर अली असद बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। अच्छा, इस नज़म के अंदर ज़ाहिर है एक मौज़ूआती नज़म है, एक ख़ास किस्म की जो कैफियत है उसको उबारने की कोशिश की गई, लेकिन इसके अंदर एक दो बड़े इशारे भी मौजूद हैं। मसलन अभी डॉक्टर साहब शहजाद नैयर साहब कह रहे थे सब्ज के हवाले से, सब्ज पत्थर की गीली हुई खुश्क रस्सी कसी। मेरे ख्याल में अहादीस मुक़स्सम है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि गालिबन कोई जंग हो रही थी, कोई गज़वा हो रहा था, तो उसमें क्योंकि जंगी सूरत हाल थी तो रोटी की किल्लत थी, तो एक सहाबी आया, हजरत को फरमाया कि देखें मेरे पेट को देखें। उनके पेट पे जो है ना सब्ज पत्थर बने हुए थे। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपना कुर्ता मुबारक ऊपर किया और उन्हें दिखाया कि देखो मेरे पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। तो ये एक तलमियाती इशारा है, एक तलमी उन्होंने इस्तेमाल की है इस नज़म में और इस नज़म की खूबसूरती को बढ़ा रही है। फिर जो दूसरी इसमें चीज है, जैसे उन्होंने कहा ना कि छोटे हाथों ने रोटी के सूखे हुए हर्फ पानी में डाले। अच्छा, इसमें बड़ी एक खूबसूरती ये है कि किसी आप आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, तो गल्ला पूरी दुनिया में वाफिर मिकदार में भी है और हमारे इस खित्ते में भी जो ना अब वो मसाइल गले के नहीं है, गंदम के नहीं है, चावल के नहीं है, जो किसी जमाने में हुआ करते थे। तो उस जमाने में भी ये होता था कि जब कहत पड़ते थे या जब किसी के घर में गल्ला या गंदम नहीं होती थी तो लोग सूखी रोटी के टुकड़े जो ना वो पानी में मिलाकर खाते थे। तो ये हमारी एक तारीख का हिस्सा है, हमारी सकाफत का हिस्सा है। इसके मसलन ये अभी भूखा रज़ाक की भी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है कि सीगा मुबालगा है, तो मैं समझता हूँ कि भूखा रज़ाक जो है ना, सीधी सी बात है कि रज़ाक जो है ना उसके मानी हमारे यहाँ हमारे लिटरेचर में भी और हमारी सकाफत में भी मुतय्यन है और वो रज़ाक हम अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मंसूब करते हैं। यानी रज़ाक की जो कोनोटेशंस है ना वो डायरेक्टली गॉड की तरफ, रब की तरफ, खुदा की तरफ, देने वाले की तरफ जो है ना वो मंसूब है। तो मेरे ख्याल में रज़ाक के इसके जो मानी वो लेना चाहते हैं वो मानी नहीं बने। और दूसरी बात ये है कि मसलन ये भूखा रज़ाक जो है ना, इन्होंने जो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए ये आपस में यानी थोड़े से मुतज़ाद भी हैं। तो एक किस्म की वो सूरत हाल है जैसे ऑक्सीमोरॉन्स कहते हैं कि उसमें जो है ना 2 मुतज़ाद लफ्ज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं और उनमें से एक लफ्ज़ की कैफियत या एक लफ्ज़ की जो मानवियत है वो हमारे सामने उभर के आ जाती है। मसलन एक छोटी सी मिसाल है, जैसे हम कहते हैं कि फ्रेंडली वू, यानी कि एक ऐसा दुश्मन जो ज्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, फिर भी उसके साथ एक फ्रेंडली का लफ्ज आ गया है। दूसरा ये है कि हम जब कहते हैं कि ही इज किसी के बारे में हम कहते हैं फूलिशली वाइज, तो इसका भी मतलब ये होता है कि वो जितना अपने आप को वाइज समझता है वो है नहीं, बल्कि वो जब अपनी विजडम झाड़ता है तो वो फूलिश लगता है। तो इस हवाले से देखा जाए तो मुझे सबसे बड़ा इसमें नज़म में ऐब नजर आया है वो भूखा रज़ाक के हवाले से है। इसके लिए अगर वो सिर्फ नज़म का अनवान सिर्फ भूखा रख देते या सिर्फ रज़ाक रख देते तो वो ज्यादा बेहतर था।
बाकी जहां तक देखा जाए लफ्जों की नशिस्त व बर्खास्त है वो बहुत खूबसूरत है, इसका लब व लहजा बहुत खूबसूरत है और इसकी रवानी में उन्होंने कहीं भी जो है ना वो फर्क नहीं आने दिया, नज़म हमारे साथ साथ चलती है। और इसका एंड जो है ना वो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह रज़ाक है, अल्लाह देने वाला है। तो इन्हीं बातों पे होता है कि जब भूखे बच्चे, जब भूखा बाप कुछ नहीं होता तो वो सड़क पे आ जाता है और इस उम्मीद पे आ जाता है उसका रिज्क पहुंचाने वाला राज़िक मौजूद है। लेकिन भूखा रज़ाक जो है ना, मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब लफ्ज़ है, दोनों यानी मुनासिब तरकीब है। शुक्रिया जी। जी जनाब खालिद नियाज़ी साहब बात कर रहे थे और उन्होंने इस नज़म के हवाले से मजीद कुछ नए निकात उठाए। मुझे मुक्सिर नदीम साहब दिखाई दे रहे हैं। सर आपने दोस्तों की गुफ्तगू सुनी है, नज़म के बारे में क्या कहते हैं? जी ये नज़म अभी भी लोग इस पे खासी बात कर चुके हैं, तो इसके खास तौर पे इस मौजू पे कि ये रज़ाक, भूखा रज़ाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये या सिर्फ भूखा होता, अभी एक साहब ने कहा कि रख देते इसका नाम, लेकिन भूखा रज़ाक रखने से जो शिद्दत पैदा हुई है नज़म में वो पैदा ना होती, जो उसके जज्बात हैं इस वक्त शायद के वो आगे। यकम मई के हवाले से मेरा ख्याल है कि एक बेहतरीन नज़म है और हमारे यहाँ जो गुर्बत का सिलसिला है, 90% अवाम पूरी दुनिया के गरीब हैं, पूरी दुनिया के 90% अवाम गरीब हैं। और मुझे इकबाल साजिद का शेर याद आ रहा था जब मैं नज़म पढ़ रहा था कि आज भी मुझ पे मेरा रिज्क न उतरा यारो, आज भी मेरे पड़ोसी मेरे राज़िक ठहरे। तो वो ये पूरी उसकी डिपिक्शन है और एक एक लाइन जो है वो क्रिएटिव है। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी लाइनें बहुत क्रिएटिव हैं। मैं अलग तो एक पूरी तख्लीकी नज़्म है, एक पूरी तख्लीकी नज़्म। जी जी बहुत अच्छा जनाब सर, मैं थोड़ी सी अगर बात करना चाहूँ दोबारा, उनकी आवाज अगर हम तक पहुंच जाए, इजाजत दें तो। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही सर। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आपकी आ रही है, सारे लोग कह रहे हैं आ रही। तो चूंकि तस्वीर आ रही है उनकी, तो जनाब सदर उनको ही मुखातिब किया जाए फिर। नहीं जी मैं अब्दुल कादर तावा बैठा हूँ, मुझे मुखातिब करें। अच्छा अच्छा, बात ये है कि भी शहजाद नैयर ने बहुत ही उम्दा गुफ्तगू की है, बहुत ही। और मैं खुद जब ये नज़्म पढ़ रहा था तो जहां मैं इनको दादो तहसीन दे रहा था वहां एक दो बातें इस तरह की हो जाती, एक दो आवाज आ गई, आवाज आ गई। डॉक्टर कबीर अख्तर साहब की आवाज थोड़ी देर करने के लिए आई थी, फरहान अगर उन्हें ऑन कर दे तो फरहान ने अनम्यूट करें, उनकी आवाज आई है, कबीर अख्तर साहब की आवाज आई है, उन्हें अनम्यूट करें जरा। फिर डॉक्टर साहब आपकी आवाज आई? हाँ जी जी मकसूफ साहब। अच्छा, मैं यानी चूंकि बहुत ही ज़ौक से नज़में पढ़ता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें वाकई एक बात बहुत ही जो इसका जो इम्पैक्ट और लहजे का की जो टोन है वो कहीं कहीं लगता है कि डॉक्टर वहीद की टोन इख्तियार की गई है, लेकिन ये कुल्ली तौर पे बात सच नहीं है, कुल्ली तौर पे ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, हुआ क्यों ऐसा हमें क्यों महसूस हुआ है? डॉक्टर वहीद की हर नज़्म में एक कहानी होती है, अगर आप गौर करें, जो नज़्म उठाएं, बल्कि अफसाना उसकी नज़्म है, वो भी एक कहानी, बल्कि उसका नाम ही अफसाना है, और बाकायदा मुकालमे होते हैं, मंजर निगारी होती है और ये सारा कुछ। उनकी नज़्म जो मरम्मत कौन करता है वो सबसे बड़ी मिसाल है। अच्छा, इसमें भी एक कहानी है, मंजर निगारी है सारी इस बाबर की, जिसमें वो बता रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है और किस तरह से वो चीजें देख रहा है, जैसे एक मंजर देख रहा है और उसको पेंट करता चला जाए, इस तरह से बाबर ने किया है। लेकिन अभी चूंकि इब्तिदा में जब हम लोग होते हैं तो बहुत सीनियर लोगों की जो नज़में हैं उनमें से आप नून मीम राशिद को निकालते हैं, मीरा जी देखे जा सकते हैं,
बहुत सारी नज़मों में अख्तर हुसैन जाफरी आपको नजर आ सकते हैं। तो ये एक सफर है जो अभी बाबर ने करना है, यानी ये कोई यानी मैं समझता हूँ कि नैयर ने इंतहाई हसास नुक्ता उठाया है, इंतहाई हसास, जो मेरे जहन में भी ये नज़्म पढ़ते हुए आया है, तो ये बहुत वैलिड बात है। लेकिन इसको इसलिए मैं इतनी तवज्जो नहीं दूंगा क्योंकि उसने और बहुत से काम किए हैं जो तवज्जो देने के काबिल है। बहुत ही अजीब तरीके से उसने नज़्म बनाई है, लेकिन ये बाबर को अब फोकस करना होगा अगर तो उसने नज़्म लिखनी है, और लिखेगा वो नज़्म इंशाल्लाह। तो उसने अच्छा ये जो और हमने अरबी के जो मुख्तलिफ अल्फाज पे ने बात की है वो भी दुरुस्त। इसमें रज़ाक नहीं आना चाहिए, राज़िक आना चाहिए। और उसकी मिसाल मुक़्सद नदीम साहब ने इकबाल साजिद के शेर को पेश दे दिए। यही एक ऐसी सनत थी जो मैं पेश करना चाहता था, और मुक़्सद साहब ने आज के दिन भी पड़ोसी मेरा राज़िक ठहरा, इकबाल साजिद का मिसरा है। लेकिन इसके बावजूद, इस कम तजर्बे के बावजूद, मैं समझता हूं कि नए लिखने वालों में इतनी साउंड नज़्म लिख लेना, इतनी जबरदस्त नज़्म लिख लेना कि वो आपको गिरफ्त कर जाए और आपका यानी चहार समझ ध्यान जाए कि इस नज़्म की टेक्निकलिटी क्या है, इस नज़्म का यानी वही उसी चीज पे हम तवज्जो देते हैं जो हमें अच्छी लग रही है, और फिर ये बाद में सोचा जाता है कि ये कहाँ से आई है। तो इसका जो बुनियादी सोर्स है, बुनियादी सोर्स वो दर्द दिल के अलावा और कुछ नहीं। वहाँ ना डॉक्टर वहीद है, वहाँ ना अख्तर हुसैन जाफरी है, वहाँ ना मजीद अमजद है, कोई भी नहीं है। वो एक दर्द है जिसको उसने कोशिश की है और कामयाब कोशिश की है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर बाबर अली असद को कि आप नए लोगों की नज़में इकट्ठी करके तो देखें पहले, जितने नए लोग हमारी नज़में लिख रहे हैं, तो इतनी इन्वॉल्वमेंट यानी पैदा नहीं होती है जितनी चंद एक लोग, जिसमें अब बाबर भी मेरे पसंदीदा निगारों में शामिल होगा आएगा, और ये उसको समझ है इस बात की। मेरा ख्याल है इस नज़्म को पढ़ के हमें कई बातें आज खुद समझ आती हैं कि उसके अंदर जो बुनियादी चीज है जो अच्छा। इसमें एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम समझते हैं कि तलाज़मा सिर्फ गजल की खूबी होता है या लेकिन ये पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक इतनी जुड़ी हुई नज़्म है कि हर नई आने वाली लाइन जो है वो जवाब पेश कर रही है कि उसे क्यों लिखा गया है। यानी आमतौर पे नज़्मों में जो मसला होता है वो ये होता है कि दिल करता है कि ये लाइन निकाल दी जाए, ये लाइन ऊपर चली जाए, ये लाइन नीचे आ जाए, लेकिन बाबर की ने जिस तरतीब से वो मिसरे लगातार और तसलसल के साथ लेकर आया है, वो एक तलाज़मा भी बना रही है और वजह भी बयान कर पता चल रहा है कि यके बाद दीगरे जो मिसरे आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है। तो ये बातें मैं बारे दिगर अर्ज करना चाहता था आपके सब, और मैं इसके साथ साथ नैयर को भी मुबारक, और मुझे खुशी हुई है नैयर की गुफ्तगू रियली कि इतने हसास तरीके से लिखना तो बड़ा काम है ही, लेकिन इतने हसास तरीके से चीजों को समझना और उन पर यानी एक पॉइंट बना देना वो भी अच्छा। इसके बावजूद आप ये सब लोग इत्तेफाक करेंगे कि ठीक है कहीं है ये यानी ख्याल आता है वहीद अहमद का, लेकिन आप जब नज़्म पढ़ चुकते हैं तो सिर्फ इस नज़्म का ख्याल आपके ज़हन में रह जाता है। हाँ साथ आता है, यानी कई दफा आप किसी सड़क से गुजर रहे हो, कोई दरख्त देखें, कोई मंजर देखें, या किसी सड़क पे जा रहे हो तो आपको लगता है कि ये उस तरह की कोई जगह है, ये उस तरह का कोई ऐसा, ये होता रहता है, ऐसा होता भी है। लेकिन बाबर ने जिस जगह से स्टार्ट लिया है वो कोई मामूली नहीं है, यानी वो ये नहीं लगता है कि ये उसकी इब्तदाई नज़्मों में से हो। ये एक बहुत खूबी की बात है और बहुत मुबारकबाद बात है, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया जनाब
साहब एक मिनट मुझे भी दे दें फिर। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, तकबीर साहब की आवाज आ रही है। आ गई आवाज। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो। मेरे गांव में बिजली आई है। नियाजी जी फरमाए, नियाजी साहब फरमाए आप। मजीद दारत के फराइज को अंजाम दें। एक जी नियाजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं डॉक्टर साहब एक आपको जनाब बहुत बहुत मुबारक, वेलकम। जो है ना, आपको तो हम पढ़ते रहते हैं माशाल्लाह फेसबुक के जरिए और अपने कमेंट्स भी देते मोहब्बत है आपकी। मुझे बड़ी जिसको कहें कि एक मैं आपके फैसलाबाद आया इस मर्तबा, तो आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, जिसका दिल में कलक है, आपसे मिलने का इश्तियाक मुझे भी रहता है जनाब। हल्का अरबाब आपको याद करता रहता है, आपको कोट भी करता रहता है, आपकी गज़लें पढ़ते भी रहते हैं। बिल्कुल, कोई शक की बात नहीं, कोई शक की बात नहीं। जी फरमाएं आप। इजाजत लेके बात की थी, एक दो चीजें रह नहीं गई थी, बल्कि मकसूद वफाद साहब को जो मैंने सुना तो वो अक्सर मैं उनके कमेंट्स देते रहता हूँ कि जो वो पेंटिंग कर रहे हैं वो इम्प्रेशनिस्ट जो मूवमेंट के हवाले से है, वो सारी की सारी उनकी पेंटिंग इस हवाले से है। तो इसी तरीके से मसलन ये जो इन्होंने जोरदार किस्म के जो मिसरे तराशे हैं ना, भूखे बच्चों की आंखों ने टूटे कवाड़ों को धक्का दिया और वबार रोंद कर अपने कांधे पे अपनी करामत रखे। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक तो इसमें रवानी है और इसमें एक एम्फेसिस है इन लाइनों में, जो है ना, एक खास किस्म की शिद्दत है, एक एग्रेशन है, और फिर ये है कि आंखों का किवाड़ों को धक्का देना, ये बहुत ही खूबसूरत जो ना शायराना ख्याल है। और वो भी टूटे हुए किवाड़ों को, टूटे हुए किवाड़ों को धक्का देना बहुत ही खूबसूरत। यानी इन दो तीन मिसरों में मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो पोइटिसिटी है, जो शेरियत है, जो शायर के जो पोइट्री की जो एक खासियत है कि चीजें आपको ऐसी लगे कि जैसे नए अंदाज से, नई स्टाइल से की गई हैं। बिल्कुल